नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 4 मई 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बहुत ही अच्छा फैक्चुअल क्वेश्चंस के साथ हम लोग इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, ए मंजिल के मुसाफिर, हौसलों की तरकस में मंजिल मंजिल का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने का उम्मीद जिंदा रख। बिल्कुल सही बात है। आप जिंदगी में सब कुछ हार जाइए, लेकिन जीतने का जो उम्मीद है ना, वो उम्मीद को मत छोड़िए, है ना, कि एक न एक दिन हम भी जीतेंगे। अभी जैसे हमारा थोड़ा मुश्किल समय चल रहा है, समय खराब चल रहा है, लेकिन फिर भी हम एक हौसला, एक उम्मीद लेके अपने मन में चल रहे हैं कि आज नहीं तो कल मेरा भी समय अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आई होप आप लोग प्रिपरेशंस अच्छे से कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मतदाताओं ने जनमत संग्रह में संवैधानिक बदलाव को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। तो देखिए, अभी हाल ही में जो उज्बेकिस्तान है, वहाँ के जनता के द्वारा मतदान में मतलब जनमत संग्रह किया गया है संवैधानिक बदलाव करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, उज्बेकिस्तान। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति है वो अभी कौन बने हैं, अभी बता दे रहे हैं। उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति है वो बने हैं आपके शवकत मिर्जियोजोव। ठीक है, ये है अभी वहाँ के राष्ट्रपति, और ये अपना जनमत संग्रह हासिल कराने में जीत हासिल किए हैं। ठीक है, और ये 2040 तक वहाँ उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बने रहेंगे। ठीक है, 2040 तक। ठीक है, इस जनमत संग्रह के बाद। और ये कब राष्ट्रपति बने थे? तो तानाशाह इस्लाम करीमोव के मौत के बाद 2016 में ये उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे। उज्बेकिस्तान के मतदाताओं ने राष्ट्रपति पद के कार्यालय को 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इस परिवर्तन में 90.21% मतलब मतदाता हुआ था, मतलब वोटिंग हुआ था, इसे याद कर लीजिएगा। तो अच्छा खासा मतलब जनमत संग्रह में अच्छा खासा वोटिंग हुआ। शवकत मिर्जियोजोव ने खुद को करीमोव है उसका उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया है, और उन्होंने करिकोव के शासन में वफादार प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया है। तो जब वो इससे पहले जो तानाशाह करीमोव थे, उनके कार्यकाल में ये प्रधानमंत्री थे, इसे याद कर लीजिएगा। कई सालों तक दुनिया से कटे रहने के बाद अब उज्बेकिस्तान जो है ये डब्ल्यूटीओ में शामिल होने के लिए बात कर रहा है, डब्ल्यूटीओ। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड व्यापार संगठन मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। संविधान में परिवर्तन में मृत्युदंड पर प्रतिबंध लगाया गया है और मानवाधिकार की गारंटी दी गई है, इसे याद कर लीजिएगा। उज्बेकिस्तान एक मध्य एशियाई देश है, इसे याद कर लीजिएगा, जो कि काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ है। तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है, इसे भी याद कर लीजिएगा। कोई भी समुद्री सीमा नहीं लगता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और उसका सबसे बड़ा शहर भी यही है उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान एक इस्लाम धर्म को मानने वाला कंट्री है, इसे भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में श्रीलंका में संचालन को संयोजित करने के लिए एक्जियाटा और किस भारतीय कंपनी के साथ एक बाध्यकारी टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए भारती एयरटेल, ऑप्शन नंबर बी रिलायंस जियो, ऑप्शन नंबर सी वोडाफोन, ऑप्शन नंबर डी बीएसएनएल। तो देखिए, श्रीलंका में संचालन संयोजित करने के लिए अभी भारत का कंपनी भारती एयरटेल ने वहाँ के एक्जियोटा से एक बाध्यकारी टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और वहाँ पे भारतीय एयरटेल लंका करके चलता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, डायलॉग एक्जियोटा पीएलसी एक्जियोटा ग्रुप के, ये जो एक्जियोटा ग्रुप है ये बेरहदम और भारती एयरटेल ने भारती एयरटेल लंका को संचालन को संयोजित करने के लिए बाध्य कार्य टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, भारती एयरटेल लंका एयरटेल के पूर्व स्वामित्व वाला सहायक कंपनी है, इसे याद कर लीजिएगा। प्रस्तावित लेन देन के तहत एयरटेल को डायलॉग में हिस्सेदारी दी जाएगी, जो कि एयरटेल लंका के उचित मूल्य पर प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, लेन देन पूरा होने के पर एयरटेल को
तद अनुसार डायलॉग में नए शेयर जारी किए जाएंगे। मतलब अगर लेन देन जैसे पूरा हो गया तो उसमें जो जो भी एग्रीमेंट में बोला गया है उस पर उसका शेयर जारी होगा। प्रस्तावित लेन देन निश्चित समझौते के निष्पादन और नियामक और शेयर धारकों अनुमोदन सहित सभी समापन शर्तों की पूर्ति के अधीन है। ठीक है, हाल ही में भारतीय एयरटेल ने ग्लोबल चैनल पार्टनर्स प्रोग्राम के तहत, ठीक है, ब्रिज पॉइंट टेक्नोलॉजी के साथ भी साझेदारी किया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में किस विमानन कंपनी ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में दिवालियापन कार्यवाही के लिए आवेदन दायर किया है? दिवालियापन मतलब खुद से दिवालियापन हो, मतलब ये दायर किया है कि हम भैया आप दिवालियापन हो गए हैं, हमसे नहीं चलेगा। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ये दायर किया है। ऑप्शन नंबर ए गो फर्स्ट एयरवेज, ऑप्शन नंबर बी इंडिगो एयरलाइंस, ऑप्शन नंबर सी जेट एयरवेज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ऐसा करने वाला जो है ये गो फर्स्ट एयरवेज है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, वाडिया ग्रुप के स्वामित्व वाले एयर कैरियर गो फर्स्ट ने फंड की भारी कमी के कारण यह निर्णय लिया है। ठीक है, उसके पास कोई ऑपरेशन करने के लिए फंड नहीं है, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में वो खुद से दिवालियापन के लिए आवेदन दिया है। ठीक है, फैट प्रिंट ट्विहनी द्वारा इंजनों की आपूर्ति ना करने के कारण गो फर्स्ट ने 25 विमानों को ग्राउंडेड कर दिया है, मतलब स्टॉप कर दिया है सारा परिचालन। P&W के इंजनों की आपूर्ति ना होने के कारण 10,800 करोड़ की आय का नुकसान हुआ है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्वैच्छिक दिवालिया का मतलब होता है कि कंपनी ने स्वीकार कर लिया है कि उसका व्यवसाय अब दिवालिया हो गया है। इस प्रकार के तहत कंपनी स्वीकार करती है कि वह कर्ज का भुगतान नहीं कर सकती है और इसे सुलझाने के लिए किसी और की मदद की ज़रूरत है, इसे याद कर लीजिएगा। मतलब खुद से अगर कोई बोल रहा है कि हम दिवालिया हो गए हैं, इसका मतलब वो चाहता है, वो ये बोलना चाहता है कि अब हम किसी का कर्ज भी चुका नहीं पाएंगे, इसे आप लोग मेरा जो संपत्ति है उसको खरीद के आप अपना अपना कर्ज ले लीजिए, है ना। और मतलब किसी और का कंपनी कोई टेक ओवर करेगा, फिर उसको फिर कर्ज को चुकाएगा। इसे स्वैच्छिक परेश मापन शुरू करने की तिथि के बाद 270 दिनों के भीतर पूरा किया जाना होता है। अगर जैसे मान लिया कि ये जो प्रक्रिया है शुरू हो गया, तो प्रक्रिया शुरू होने के 270 दिनों के बाद ये सब सारा काम हो जाना चाहिए। किसी कंपनी की स्वैच्छिक दिवालिया प्रक्रिया शेयर धारकों, उसका जो शेयर होल्डर है और लेनदारों के बाद उसका जो एग्री होगा, तभी वो ये सब सारा प्रक्रिया शुरू होगा। जेट एयरवेज द्वारा 2019 में दिवालियापन के लिए दायर किए जाने वाले के बाद ये भारत का ढहने वाला पहली बड़ी एयरलाइंस है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने विमान अधिनियम 1937 का उल्लंघन के लिए गो फर्स्ट को नोटिस भी भेजा है इसके लिए। ठीक है, मध्यस्थता में गो फर्स्ट के करीब 8,000 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा गया है, इसे याद कर लीजिएगा। गो फर्स्ट मतलब कोई भी इसका मीडिएटर अगर आएगा तो वो 8,000 करोड़ रुपया का डिमांड किया। गो फर्स्ट ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट प्रतिशत 2019 में यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो परसेंट है वो 60% घटकर 50% रह गया था, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में PSLV C55 मिशन द्वारा PSLV कक्षाएं प्रयोग मॉड्यूल POM-2 को सफलतापूर्वक ले जाया गया है। यह PSLV का POEM ले जाने वाला कौन सा मिशन है, मतलब ये कितने नंबर का मिशन है, इसे याद कर लीजिएगा। तो POEM, तो ये जो है पोयम, ये इसका दूसरा मिशन है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, PSLV C55 के द्वारा ये लिया गया है POEM-2। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये मॉड्यूल है एक प्रकार का। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में PSLV C55 के द्वारा PSLV कक्षाएं प्रयोग मॉड्यूल POEM-2, ठीक है, ले जाया गया है सफलतापूर्वक। ठीक है, और इसका जो ये कौन बनाया है, तो ये भारतीय इसरो के द्वारा बनाया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा ये मॉड्यूल को बनाया गया था। ये विशेष रूप से एक मंच प्रदान करता है जिसमें सरकारी संस्थाएं और जो संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में काम करने वाले अनुसंधान संस्थाएं कक्षा में प्रयोग का परीक्षण कर सके। ठीक है, गैर सरकारी जो है, मतलब जो प्राइवेट कंपनी है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। 22 अप्रैल को PSLV C55 के द्वारा श्रीहरिकोटा में इसका सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुआ था, इसे याद कर लीजिएगा।
और ये देखिए, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये एक कंपनी का नाम है जो माध्यम से इसके माध्यम से एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। ये जो है ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये चलाया गया एक मिशन है, जिसमें प्राथमिक उपग्रह रूप में टेलीलोज 2 के सह यात्री उपग्रह के रूप में ल्यूमलाइट 4 है। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें उपग्रहों का वजन क्रमशः 771 किलोग्राम और 16 किलोग्राम है, जो दोनों सिंगापुर के हैं। ये इसमें जो दोनों उपग्रह है वो दोनों सिंगापुर के हैं, इसे याद कर लीजिएगा। टेलीओलोस जो 2 है, ये सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसमें पेलोड लगा हुआ है। पेलोड क्या होता है, तो जो ये मान लीजिए रॉकेट है और इस पे जो ऐसे ट्रायंगल करके बना हुआ है, इसी को पेलोड बोलते हैं। यही है पेलोड, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। टेलीआलोज 2 ये जो है क्या है, डीसीडीएस सिंगापुर सरकार का प्रतिनिधित्व और एसटी इंजीनियरिंग के बीच एक साझेदारी के तहत विकसित किया गया है, ठीक है। इसका उपयोग जो है सिंगापुर सरकार के भीतर विभिन्न एजेंसी के उपग्रह इमेजरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। ये जो उपग्रह है ये किसी भी मौसम में दिन रात कवरेज प्रदान करने में सहयोग सक्षम है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएसएलवी का POEM मतलब पोएम जो है, ये ले जाने वाला दूसरा मिशन है। पहला जो मिशन था वो CIP-53 के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में आईसीसी के द्वारा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जारी किया गया है। इस रैंकिंग में कौन सा टीम नंबर 1 टेस्ट टीम बनी है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए, टेस्ट आईसीसी के द्वारा टेस्ट रैंकिंग जारी किया गया है। इस रैंकिंग में भारत नंबर 1 टेस्ट टीम बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ के, ठीक है। देखिए, 2 मई को रोहित शर्मा के नेतृत्व वाला जो भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर आईसीसी के द्वारा जो जारी रैंकिंग है, उसमें ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर भारत नंबर 1 टेस्ट टीम बन गया है, इसे याद कर लीजिएगा। पुरुषों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर ऑस्ट्रेलिया जो है ये 15 महीनों से था, लेकिन अब इंडिया इस पे आ गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। भारत इस समय 121 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 116 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। इस रैंकिंग में इंग्लैंड तीसरे स्थान पर है और दक्षिण अफ्रीका 104 अंक के साथ चौथे स्थान पर है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस साल की शुरुआत में भारत ने लगातार चौथी बार बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बरकरार रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से सीजन जीता था, ठीक है। भारत जो है वो 7 जून को लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड में WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा, इसे भी याद कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में सिंगापुर में 2 मई से 8 मई तक आयोजित पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज भाग लिया है? ऑप्शन नंबर ए INS सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर बी INS दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, INS इसमें जो है पहला है ये आसियान भारत समुद्री अभ्यास, इसमें दोनों भाग लिया, INS सतपुड़ा और INS दिल्ली, उपयुक्त दोनों इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। और ये कब से कब चल रहा है सिंगापुर में? 2 मई से लेकर 8 मई तक चल रहा है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। भारतीय नौसेना के जहाज़ों INS सतपुड़ा और INS दिल्ली ने सिंगापुर में 2 मई से 8 मई तक पहले आसियान समुद्री अभ्यास ये 2023 में भाग लिया है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये पहला है। 1 मई 2023 को पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग RADM गुरुचरण सिंह के कमान में भारतीय नौसेना का यह जहाज सिंगापुर पहुंचा था। अभ्यास का बंदरगाह चरण 2 मई से 4 मई के तक चांगी नौसेना में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। सागर चरण में 7 से 8 मई तक दक्षिणी चीन सागर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इसे बंदरगाह चरण में 2 से 4 मई और सागर चरण में चीन सागर में 7 से 8 मई को किया जाएगा। भारतीय नौसेना को आसियान भारत समुद्री अभ्यास के तहत एशिया नौसेनाओं के साथ सहयोग करने के निबाध समुद्री संचालन करने का अवसर मिलेगा, इसे याद कर लीजिएगा। INS दिल्ली क्या है? तो INS जो दिल्ली है ये भारत का पहला स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, तो ये मिसाइल को विध्वंसक करने वाला है। INS सतपुड़ा क्या है? तो एक स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है, ये फ्रिगेट है। स्टील्थ का मतलब होता है ऐसा टेक्निक जो जल्दी रडार का मतलब सोनार का जो सोनार टेक्निक है उसमें पकड़ में नहीं आएगा।
इसे याद कर लीजिएगा। ये दोनों पोत जो है ये विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक हिस्सा है। यह दोनों पोत फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान के परिचालन कमान के तहत कार्य करते हैं। ये जहाज अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है, ठीक है, इसीलिए इसको मतलब अपडेटेड है, इसे याद कर लीजिएगा। यह जहाज सिंगापुर द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन में भी भाग लेगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में किस देश की मारिया एस्टेबानोवा ने लिप्जिंग बुक पुरस्कार जीता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए मारिया एस्टेपानोवा ने लिप्जिंग बुक पुरस्कार जीता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी यूक्रेन, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी बेलारूस। तो जो रूस के अभी लेखक हैं मारिया स्टेपानोवा, ये लिप्जिंग बुक पुरस्कार जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। हाल ही में रूस की मारिया स्टेपानोवा ने लिप्जिंग बुक पुरस्कार जीता है, तो इसे याद कर लीजिएगा। ये रूसी यहूदी है, लेखक है, ठीक है। 2023 में यूरोपीय समझ के लिए प्रतिष्ठित लिप्जिंग बुक पुरस्कार ये जीते हैं, ठीक है। अब देखिए इन्हें कविता की संस्करणों गर्ल्स विदाउट क्लोथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गर्ल्स विदाउट क्लोथ के लिए लिप्जिंग बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। कवि ने स्त्री शरीर के विरुद्ध छिपी हुई हिंसा और इस दमन को चलाने वाले शक्ति असंतुलन का वर्णन इसमें किया है, इसलिए इसे मतलब मिला है। यह पुरस्कार 25 अप्रैल को 30वें लिप्जिंग पुरस्कार मेले के उद्घाटन के अवसर पर प्रदान किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। तो ये कितने नंबर का संस्करण था? 30वां, इसे याद कर लीजिएगा, लिप्जिंग बुक पुरस्कार, ठीक है। इससे पहले 2021 में बुकर पुरस्कार से इनको नामित किया गया था। 2021 में इनको नामित किया गया था बुकर पुरस्कार के लिए, ठीक है। ये रूसी साहित्य में एक समकालीन आवाज़ है, इसे याद कर लीजिएगा। 2019 में एक अन्य रूसी पत्रकार मास आगे सन ने अपनी पुस्तक द फ्यूचर इन हिस्ट्री हाउ टोटलिज्म्स रिक्लेम्ड रसिया के लिए ये पुस्तक मतलब पुरस्कार जीता था। लिप्जिंग बुक पुरस्कार यूरोप में मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए 1994 से शुरू किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। यह पुरस्कार जर्मनी में सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। लिप्जिंग बुक पुरस्कार की पुरस्कार राशि है 20,000 यूरो, क्योंकि ये यूरोप का ही मतलब बहुत प्रतिष्ठित है, तो यूरो में इसका जो प्राइज मनी है वो दिया जाता है 20,000 यूरो, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में बिहार राज्य के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया गया है? ओबीसी का जो सर्वे है वो शुरू किया गया है उड़ीसा राज्य के बाद। तो उड़ीसा राज्य के बाद अभी बिहार राज्य के बाद अभी उड़ीसा में जो है ओबीसी सर्वेक्षण शुरू किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। देखिए हाल ही में बिहार के बाद उड़ीसा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया गया है, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी सर्वेक्षण 1 मई 2023 को पूरा उड़ीसा में शुरू किया गया है और ये 27 मई तक चलेगा, 27 मई तक। ये उड़ीसा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में किया जा रहा है, इसे याद कर लीजिएगा। ये राज्य के सभी 314 ब्लॉक के और 114 शहरी स्थानीय निकायों में किया जाएगा। ओबीसी सर्वेक्षण करने वाला बिहार के बाद उड़ीसा दूसरा राज्य बना है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। पहला राज्य कौन है? बिहार, दूसरा राज्य उड़ीसा। सर्वेक्षण में पिछड़ेपन के विभिन्न संकेत शामिल है, जैसे व्यवसाय, स्वैच्छिक योग्यता, परिवारों के सदस्य द्वारा भाग लिए जाए शिक्षक संस्थानों प्रकार और उड़ीसा में पिछड़ेपन के स्वैच्छिक स्थिति, इसे याद कर लीजिएगा। कितना स्थिति है, क्या स्थिति है, नहीं है, ठीक है। उड़ीसा राज्य आयोग सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में खोला जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। सर्वेक्षण के दौरान 208 ओबीसी समुदाय को सामाजिक और स्वैच्छिक स्थिति की जानकारी जुटाई जाएगी। सर्वेक्षण उड़ीसा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 और संशोधन अधिनियम 2020 के धारा 9 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है, ठीक है। सर्वे के तहत परिवारों को सदस्य के राशन और आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र का ब्यौरा देना होगा, इसे याद कर लीजिएगा। जब ये सर्वेक्षण होगा तो आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता मतलब वोटर कार्ड का सबका विवरण देना होगा,
ठीक है। अगर उड़ीसा का बात करें तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। लिंगराज टेम्पल, सूर्य कोणार्क टेम्पल सभी कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। धानु यात्रा ये सब उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए 1 मई, ऑप्शन नंबर बी 2 मई, ऑप्शन नंबर सी 3 मई, ऑप्शन नंबर डी 4 मई। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है ये 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे विश्व स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है, और ये क्यों मनाया जाता है? तो ये किसी भी लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, कि मतलब लोकतंत्र के लिए प्रेस कितना इम्पोर्टेंट है उसको लिए ये मनाया जाता है। यह विंडहॉक की घोषणा के वर्षगांठ के चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। विंडहॉक घोषणा के बाद ही ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता का स्थापना हुआ था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 का जो थीम है, शेपिंग फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ड्राइवर फॉर अदर ऑनलाइन ह्यूमन फॉर अदर ऑन ह्यूमन राइट्स, इसे याद कर लीजिएगा। ये शेपिंग ये बहुत बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक है। शेपिंग फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर अ ड्राइवर फॉर अदर ऑन ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये है इसका थीम। दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा किया गया था। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1993 में। ठीक है, तब से ये मनाया जा रहा है। 2022 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 142 से बढ़कर 150 हो गया था, मतलब घट गया था। और 2023 में और भी घट गया है, 161 हो गया है। ये कल का ही रिपोर्ट है, इसे याद कर लीजिएगा। 11 अंक और हम लोग पीछे चले गए हैं। ठीक है, और अभी 150 किसका है? तो पाकिस्तान का हो गया है। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में प्रथम स्थान नॉर्वे का है, दूसरा स्थान डेनमार्क का है, तीसरा स्थान स्वीडन का है और चौथा स्थान एस्टोनिया का है। इसे याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा विवाद से विश्वास IMSME को राहत योजना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्रालय। तो देखिए, विवाद से विश्वास IMSME को राहत, ये योजना एक चलाई गई है, और ये योजना जो है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। इसे याद कर लीजिएगा। ये MSME मंत्रालय के द्वारा नहीं चलाया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। विवाद से विश्वास ये वित्त मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, और वित्त मंत्रालय का जो मंत्री है वो कौन है? निर्मला सीतारमण है। और MSME मंत्रालय कौन है? नारायण राणे है, इसे भी याद कर लीजिएगा। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह, गृह मंत्रालय अमित शाह है, जो कि सहकारिता मंत्री भी है। भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आता है यानी इन्फॉर्मेटिव लगता है कि नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।